हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द लीगल वानी। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने स्टेटहुड के एसेंशियल्स एट्रीब्यूट्स पे बात की थी, जो कि इस पर्टिकुलर लेक्चर पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसको पहले समझना, इसलिए हमने पहले उसे डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में हम रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट्स पे बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ रिकॉग्निशन, हम जनरली ये टर्म यूज़ करते हैं रिकॉग्नाइज करना, ठीक है। रिकॉग्निशन मीन एन एक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग समथिंग दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है, या कोई नई चीज़ को एक्सेप्ट करना कि हाँ अभी एग्जिस्टेंस में आ गई है, इट्स मीन्स रिकॉग्निशन। जब हम बात करते हैं रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट्स की, तो हम बात कर रहे हैं कि जो प्रीवियसली एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं, ठीक है, जो अपने सारे एट्रीब्यूट्स को फुलफिल करती हैं, अगर कोई नई स्टेट बन रही है जो अपने सारे एट्रीब्यूट्स को वो भी फुलफिल कर रही है, तो प्रीवियस स्टेट्स जब उस नई स्टेट को रिकॉग्नाइज करती है, एक्सेप्ट करती है एज अ न्यू एंटिटी, एज अ स्टेट, तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट्स बोला जाता है। यहाँ तक आई थिंक चीज़ें क्लियर है, ठीक है। जब जैसे डिफरेंट स्टेट्स बनी, इंडिया से पाकिस्तान अलग हुआ, बांग्लादेश, ये सारी चीज़ें, तो इंडिया ने एक्सेप्ट किया, उसको रिकॉग्नाइज किया, डिफरेंट कंट्री ने रिकॉग्निशन दिया, ठीक है, कि वो एक पर्टिकुलर स्टेट है, ठीक है। जैसे चाइना हांगकॉन्ग को कभी भी रिकॉग्निशन नहीं दे रही है एज अ डिफरेंट स्टेट, एज अ डिफरेंट कंट्री, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक है और इस पे हम आज बहुत ज़्यादा डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ तक चीज़ें आई थिंक क्लियर हैं। अब अकॉर्डिंग टू फिलिप जिसफ, रिकॉग्निशन मीन दैट एन एग्जिस्टिंग स्टेट एक्नॉलेजेस द पॉलिटिकल एंटिटी ऑफ अनदर स्टेट, ठीक है। एग्जिस्टिंग स्टेट एक्नॉलेज करती है, एक्सेप्टेंस देती है, ठीक है, क्या पॉलिटिकल की दूसरी जो अनदर स्टेट, जो न्यू अनदर स्टेट डेवलप हुई है, बनी है, उसकी पॉलिटिकल एंटिटी को क्या करती है, एक्नॉलेज करती है बाय ओवरेट और कोवरेट एक्ट, ठीक है। किसी भी एक्ट के थ्रू, एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली, किसी भी एक्ट के थ्रू वो रिकॉग्निशन दे सकती है, ठीक है। इट मे बी नोटेड दैट रिकॉग्निशन इज नाइदर अ कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट नॉर अ पॉलिटिकल कंसेशन, इट इज़ अ डिक्लेरेशन ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट, ठीक है। अब ये फिलिप जी सब कह रहे हैं कि देखिए, रिकॉग्निशन को आप ये नहीं कह सकते कि एक कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट बनाया जाएगा, ठीक है, कि हम आपको एज अ स्टेट कंसिडर कर रहे हैं, ना ही ये कोई पॉलिटिकल कंसेशन है, ठीक है। ये क्या है, ये सिर्फ डिक्लेरेशन है, अ मेयर डिक्लेरेशन ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट। और वो सर्टेन फैक्ट्स क्या है कि उस पर्टिकुलर स्टेट ने वो सारे एट्रीब्यूट्स को फुलफिल किया है, ठीक है। तो अब हम उसे क्या कर रहे हैं, हम उसे एज अ न्यू एंटिटी, एज अ इंटरनेशनल पर्सनैलिटी कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, इंटरनेशनल पर्सनैलिटी या किसी को भी, कोई भी अनदर एंटिटी को हम स्टेट का क्राइटेरिया जब देते हैं, तो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, उसका क्या मतलब है, उसका मतलब है कि वो पर्टिकुलर स्टेट के पास अब कुछ राइट्स और कुछ ड्यूटीज़ हो गई हैं, ठीक है। इसीलिए देखिए, स्टेट का रिकॉग्निशन इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर सारी स्टेट्स उसको रिकॉग्नाइज कर दें, ठीक है, कलेक्टिव रिकॉग्निशन अगर हो गया, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर स्टेट के पास सर्टेन राइट्स और सर्टेन ड्यूटीज़ आ जाएंगी, ठीक है। जो जो स्टेट उसे रिकॉग्नाइज कर रही हैं उसके अगेंस्ट भी सर्टेन राइट्स, सर्टेन ड्यूटीज़ आ जाएंगी, ठीक है। अगर कोई नहीं रिकॉग्नाइज कर रहा है तो क्या सिचुएशन है, वो सारी हमें आगे पढ़नी है। कितने टाइप के रिकॉग्निशंस होते हैं, ठीक है, क्या रिकॉग्निशन पॉलिटिकल है या लीगल है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। पर अभी सिर्फ रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट्स को डिफरेंट जुरिस ने किस तरीके से एक्सप्रेस किया है वो हम पढ़ रहे हैं। अब अगर हम बात करें मॉन्टवीडियो कन्वेंशन की, तो एज स्टेटेड दैट स्टेट शुड पजेस द 4 क्वालिफिकेशन, ये हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि ये 4 क्वालिफिकेशन तो होनी चाहिए, ठीक है। When possession of these attribute in state is acknowledged by the existing member of the international community of international personality of a new state, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर ये 4 क्वालिफिकेशंस पजेस कर रहा है वो पर्टिकुलर एंटिटी, तो जो एग्जिस्टिंग स्टेट है, एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो स्टेट है, वो उसे एक्नॉलेज करेगा एज अ न्यू स्टेट, एज अ न्यू इंटरनेशनल पर्सनैलिटी। यहाँ तक आई थिंक चीज़ें क्लियर हैं। प्रॉब्लम ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट अराइजेज व्हेन अ स्टेट डिसइंटीग्रेट इनटू सेवरल स्टेट। अब देखिए, रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट की प्रॉब्लम कहाँ अराइज होती है, अगर कोई एक कंट्री है, कोई स्टेट है, ठीक है, एक नई स्टेट इवॉल्व हुई है, तो उसको क्यों दिक्कत है कि वो उसे नहीं एक स्टेटस दे स्टेट का, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ अराइज होती है, जब एक ही कंट्री से या एक स्टेट से वो स्टेट डिसइंटीग्रेट होती है और डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइड होती है, ठीक है। जैसे इंडिया से पाकिस्तान अलग हुआ, बांग्लादेश अलग हुआ, ठीक है। तो क्या हुआ, तो जो फॉर्मल कॉलोनियल टेरिटरी
गेन्स स्टेटहुड। देखिए पहली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, प्रॉब्लम कहाँ पे अराइज होती है, जब एक पर्टिकुलर स्टेट का ही डिसइंटीग्रेशन होता है, ठीक है। तो वो एग्जिस्टिंग स्टेट बहुत बार प्रॉब्लम अराइज करता है कि वो रिकॉग्निशन नहीं देता है उस नई स्टेट की जो उसी में से ही डिसइंटीग्रेट हुई है, ठीक है। पहली प्रॉब्लम यहाँ पे रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट की राइज होती है। दूसरी, अगर कोई फॉर्मल कॉलोनी है, जैसे इंडिया कॉलोनी रहा है ब्रिटेन का, तो उस ठीक है, तो जब वो इंडिपेंडेंट हुआ तो ये प्रॉब्लम अराइज होती है बहुत बार अलग अलग जगह पे कि जब वो कॉलोनी को छोड़ते हैं, उसे इंडिपेंडेंट करते हैं, तो वो स्टेट का उसे रिकॉग्निशन नहीं देते हैं। और व्हेन टू और स्टेट मर्जेस टू फॉर्म अ न्यू स्टेट, ठीक है। देखिए ये सारी प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं, ठीक है। एक स्टेट दूसरी स्टेट को रिकॉग्निशन नहीं देती है, कब की, ये वो सिचुएशंस बता रहे हैं, ठीक है। ये सब क्यों होता है? वेरी ऑफ्टन रिकॉग्निशन इज सेड टू बी पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक फंक्शन। ये सारा क्या है, हम कहते हैं कि रिकॉग्निशन जो स्टेट है, अगर वो एक पर्टिकुलर जो 4 एट्रीब्यूट्स हैं अगर वो फुलफिल कर ले तो वो न्यू एंटिटी एक स्टेट कंसिडर की जाएगी। लेकिन ये सारा का सारा जो मैटर है ना, वो एक पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक फंक्शन पे काम करता है, ठीक है। जिस स्टेट की दूसरे स्टेट के साथ बॉन्डिंग कैसी है, फॉरेन अफेयर्स कैसे हैं, उस पे ये सारा का सारा डिपेंड करता है। आगे हम इस पे पूरी तरीके से देखेंगे। यहाँ तक आई थिंक चीज़ें क्लियर है। नेक्स्ट, थ्योरीज ऑफ रिकॉग्निशन। अब डिफरेंट थ्योरीज हैं और ये थ्योरीज क्या कहती हैं, ठीक है, कि रिकॉग्निशन कैसे मिलनी चाहिए स्टेट को। जैसे कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी कहती है an entity does not become a state by possessing essential attribute of statehood। कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी कहती है कि एक एंटिटी अगर वो 4 एट्रीब्यूट पोजेस कर ले तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो स्टेट है, वो स्टेटहुड है और उसको रिकॉग्निशन मिल गया है। इट बिकम्स सो व्हेन अदर स्टेट रिकॉग्नाइजेज इट, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं, प्रीवियसली हमने पढ़ा था कि अगर एक स्टेट उन 4 एट्रीब्यूट्स को फुलफिल कर ले, वो एंटिटी इंटरनेशनल पर्सनालिटी बन जाती है, वो एक स्टेट बन जाता है, ठीक है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी कह रही है कि नहीं, वो अगर कोई एंटिटी है वो उन एट्रीब्यूट को क्यों ना फुलफिल भी कर रही हो, पर जब तक एग्जिस्टिंग या अदर स्टेट उसको रिकॉग्नाइज नहीं करे एज अ स्टेट, वो स्टेट नहीं कहलाएगी, ठीक है। It implies that other state constitute the personality of state by granting recognition। Constitute का समझ में आया कि जब तक other state constitute नहीं करे उसको personality by giving recognition, तब तक वो state, वो entity state नहीं कहलाएगी, ठीक है, under international law। ये constitutive theory का है। This theory has been advocated by Hegel, Angelotti, Oppenheim, etc. The act of recognition is defined as clearly legal act with a new state having the legal right to be recognized and established state having a legal duty to recognize them। ठीक है, इस थियरी के अकॉर्डिंग ये एक, ठीक है, न्यू स्टेट हैविंग द लीगल राइट, न्यू स्टेट के पास ये राइट होता है कि उसको रिकॉग्नाइज किया जाए, और जो एग्जिस्टिंग स्टेट है, ठीक है, उसके पास ये लीगल ड्यूटी होती है कि वो उसे रिकॉग्नाइज करे, ठीक है। रिकॉग्निशन करना इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वो एट्रीब्यूट्स के हो जाने से एक एंटिटी स्टेट नहीं बन जाएगी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी। यहाँ तक आई थिंक चीज़ें क्लियर है। However, in support of constitutive theory, it must be admitted that once a state is recognized, it acquires status and is recognized as such by the municipal court of the recognizing state। ठीक है, इस थ्योरी के सपोर्ट में क्या बोला जाता है कि अगर एक बार कोई एग्जिस्टिंग स्टेट ने दूसरी न्यू स्टेट को क्या किया, रिकॉग्नाइज कर दिया, एक्वायर, ठीक है, अब वो क्या करेगी, अब वो स्टेट का उसके पास स्टेटस है, ठीक है। तो अब उस रिकॉग्नाइजिंग स्टेट के पास क्या है, उस रिकॉग्नाइजिंग स्टेट जो रिकॉग्नाइज कर रही है स्टेट या रिकॉग्निशन जिसका हुआ है स्टेट, उन दोनों के पास आपस एक दूसरे के म्यूनिसिपल कोर्ट्स के रिगार्डिंग सर्टेन राइट्स और सर्टेन ड्यूटीज अराइज हो जाएंगी, ठीक है। समटाइम्स एग्जिस्टेंस अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू क्रिएट एन नेशनल पर्सनैलिटी, ठीक है। देखिए सिर्फ एग्जिस्टेंस, ये जो 4 एट्रीब्यूट्स हैं, ये सिर्फ एग्जिस्टेंस की बात करता है, ठीक है, ये क्रिएट नहीं करता है इंटरनेशनल पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी, ठीक है। रिकॉग्निशन जो क्रिएशन है इंटरनेशनल पर्सनैलिटी का, वो बाय रिकॉग्निशन ही होगा। एग्जिस्टेंस तो उन 4 पर्टिकुलर एंटिटी से हो जाएगा, पर क्रिएशन और एज इंटरनेशनल पर्सनैलिटी वो जब तक रिकॉग्निशन नहीं होगा अदर स्टेट का, तब तक नहीं माना जाएगा। दस, in Vatican City, recognition alone is not conclusive proof of his existence
एंड नॉट इट्स ऑटोमेटिक एग्जिस्टेंस ऑफ ए स्टेट। वेटिकन सिटी का जो केस था उसमें भी यही हेल्ड हुआ कि एग्जिस्टेंस कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है एग्जिस्टेंस का, वो 4 एट्रीब्यूट ही सिर्फ कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। जब तक दूसरी स्टेट रिकॉग्नाइज नहीं करती ऑटोमेटिक एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये वेटिकन सिटी वाले इस केस में पर्टिकुलरली हेल्ड हुआ और ये कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी के ही सपोर्ट में हेल्ड हुआ। यहाँ तक आई थिंक चीज़ें आप लोगों को क्लियर हैं, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है डिक्लेरेटरी थ्योरी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी ने कहा कि सिर्फ वो 4 एट्रीब्यूट्स के एग्जिस्टेंस में होने से कोई भी एंटिटी स्टेट नहीं कहलाती अंडर इंटरनेशनल लॉ। डिक्लेरेटरी थ्योरी कहती है स्टेटहुड और अथॉरिटी ऑफ न्यू गवर्नमेंट एग्जिस्टेंस एज सच प्रायर एंड टू एंड इंडिपेंडेंटली टू रिकॉग्निशन। डिक्लेरेटरी थ्योरी ये कहती है कि जो एग्जिस्टेंस है स्टेट का या कोई स्टेटहुड का, वो प्रायर टू एंड इंडिपेंडेंटली है रिकॉग्निशन के। ठीक है, रिकॉग्निशन इज मेरली अ फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट थ्रू द एस्टैब्लिश्ड फैक्ट आर एक्सेप्टेड। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग क्या है, डिक्लेरेटरी थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई रिकॉग्निशन की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही वो 4 एट्रीब्यूट्स फुलफिल हुए वैसे ही वो एंटिटी क्या हो गई, वो एंटिटी स्टेट हो गई। ठीक है, इसमें प्रायर रिकॉग्निशन की या इंडिपेंडेंटली रिकॉग्निशन की ज़रूरत नहीं है। रिकॉग्निशन क्या है अकॉर्डिंग टू डिक्लेरेटरी थ्योरी, कि वो एक मेयर एक्नॉलेजमेंट है कि आप उस सर्टेन फैक्ट को एक्सेप्ट कर रहे हो, नथिंग, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो प्रायर उन 4 एट्रीब्यूट्स के फुलफिल होने से ही एक पर्टिकुलर एंटिटी स्टेट बन जाती है। द एक्ट ऑफ रिकॉग्निशन इज मेरली डिक्लेरेटरी और एविडेंस of an existing fact that is particular state or government possess the essential attributes are required under international law। ये सिर्फ एक जो रिकॉग्निशन है एक सिर्फ डिक्लेरेटरी है। ठीक है, ये नेसेसरी नहीं है। रिकॉग्निशन इज नेसेसरी ओनली बिकॉज इट एनेबल न्यू स्टेट टू एंटर इनटू ऑफिशियल इंटरकोर्स विद अदर स्टेट। दिस थ्योरी हैज बीन एडवोकेटेड बाय हॉल, वॉगर एंड फिशर। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी कि वो 4 एट्रीब्यूट्स अगर फुलफिल हो भी गए हैं तो भी अगर जब तक अदर स्टेट रिकॉग्नाइज नहीं करे तो वो रिकॉग्नाइज नहीं माना जाएगा। डिक्लेरेटरी थ्योरी कहती है कि रिकॉग्निशन देना है मेरा डिक्लेरेटरी फैक्ट है। ठीक है, आप सर्टेन फैक्ट जो पहले से एग्जिस्टिंग में है, ठीक है, मतलब वो 4 एट्रीब्यूट्स तो फुलफिल कर लिए हैं, वो स्टेट एग्जिस्टेंस में है, आप सिर्फ उसको डिक्लेयर कर रहे हो। ठीक है, और ये रिकॉग्निशन सिर्फ तभी ज़रूरी है जब आप ऑफिशियल इंटरकोर्स करते हो। ठीक है, ऑफिशियल इंटरकोर्स मीन्स जब आप अपने फॉरेन रिलेशंस के रिगार्डिंग, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज़ के रिगार्डिंग या अदर ऑफिशियल इंटरकोर्स करते हो, इंटरनेशनल लॉ, ट्रेडिंग से लेकर के कम्युनिकेशन से लेकर के, उस टाइम पे सिर्फ रिकॉग्निशन ज़रूरी है। अदर देन रिकॉग्निशन ज़रूरी नहीं है। जैसे ही वो एंटिटी वो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स को फुलफिल कर ले वैसे ही वो एंटिटी स्टेट है। ठीक है, इंडिपेंडेंटली ऑफ योर रिकॉग्निशन। यहाँ तक आई थिंक चीज़ें क्लियर है। There is no legal duty to recognize state even after it has attained statehood। अब कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी ने क्या कहा, लीगल ड्यूटी है अदर स्टेट की कि उसे रिकॉग्नाइज करें। डिक्लेरेटरी थ्योरी कहती है ऐसी कोई लीगल ड्यूटी नहीं है कि आपको रिकॉग्नाइज करना ही करना है। Thus, according to this theory, recognition depend upon the discretion or sweet will of the recognizing state। In practice, most of the state accept the declaratory theory। ठीक है, देखो डिक्लेरेटरी थ्योरी कहती है क्या, जो रिकॉग्निशन है वो डिपेंड करता है आप उस पर्टिकुलर स्टेट के डिस्क्रिशन पे, पर्टिकुलर पॉलिटिकल रिलेशन पे। ठीक है, तो रिकॉग्निशन देना सिर्फ आप अपने ऑफिशियल इंटरकोर्स को बढ़ाने के लिए कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो एंटिटी स्टेट नहीं है पहले से। ठीक है, या सर्टेन उसके राइट्स एंड ड्यूटीज़ नहीं है। ठीक, लेकिन प्रैक्टिस में मोस्टली डिक्लेरेटरी थ्योरी को एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, कि वो जब देखिए जब एक स्टेट दूसरी स्टेट को रिकॉग्नाइज करेगा तभी उस दूसरी स्टेट के उस पर्टिकुलर स्टेट के रिगार्डिंग सर्टेन राइट्स और सर्टेन ड्यूटीज़ अराइजेज हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है अकॉर्डिंग टू डिक्लेरेटरी थ्योरी कि वो पर्टिकुलर न्यू स्टेट एग्जिस्टेंस में ही नहीं है या उसके कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज़ नहीं है टू, ठीक है, अदर स्टेट्स के रिगार्डिंग। यहाँ तक समझ में आया। रिकॉग्निशन फ्रीक्वेंटली बीन अपहेल्ड फॉर पॉलिटिकल रीजन। ठीक है, डिक्लेरेटरी थ्योरी क्या कहती है, ये कहती है कि पॉलिटिकल रीजंस होते हैं रिकॉग्निशन देने के। कोई स्टेट पॉलिटिकली नहीं देती है और उसके रीजंस क्या थे, अगर कोई एक स्टेट से ही डिसइंटीग्रेट होकर के अनदर स्टेट बनी है वो क्यों पॉलिटिकल रिकॉग्निशन देगा। ठीक है, ठीक है, मूवमेंट चला के अगर एक स्टेट से दूसरा स्टेट डिसइंटीग्रेट हुआ है, ठीक है,
तो वो स्टेट जनरली नहीं रिकॉग्निशन देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अब जो स्टेट अलग हो गया है, ठीक है, उसके सर्टेन राइट्स एंड ड्यूटीज़ अब नहीं हैं, ठीक है। हो सकता है आप रिकॉग्निशन नहीं दे रहे हो पर अदर स्टेट्स ने उसको रिकॉग्नाइज कर दिया है, ठीक है, तो आपके रिगार्डिंग उसके सर्टेन राइट्स एंड ड्यूटीज़ नहीं है, पर अदर देन वो भी अब एक एंटिटी है इंटरनेशनल पर्सनालिटी में, इंटरनेशनल कम्युनिटी में, ठीक है। द थियोरी ऑल्सो फाइंड सपोर्ट इन द फैक्ट दैट रिकॉग्निशन हैज़ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है रिकॉग्निशन का, ये हम आगे पढ़ेंगे कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्या होता है और क्या मतलब है कि रिकॉग्निशन का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है, ठीक है। द टिनोको कंसेशन केस सीम्स टू सपोर्ट दिस थियोरी। वेटिकन सिटी ने कंस्टिट्यूटिव थ्योरी को सपोर्ट किया, टिनोको कंसेशन केस ने डिक्लेरेटरी थ्योरी को सपोर्ट किया और ये बोला कि रिकॉग्निशन इज ओनली अ डिक्लेरेटरी एक्ट, इज नॉट कम्प्लीटली करेक्ट। इन फैक्ट व्हेन अ स्टेट इज रिकॉग्नाइज इट इज डिक्लेरेटरी एक्ट, ठीक है। रिकॉग्निशन क्या है, सिर्फ एक डिक्लेरेटरी एक्ट है, ठीक है। रिकॉग्निशन देने से ही वो स्टेट कंप्लीट होगी या स्टेट एंटिटी वो एक एंटिटी स्टेट बन जाएगी, ये गलत है। But the moment it is recognized, there ensures some legal effect of recognition which may be said to be constitutive nature. ठीक है, लेकिन जैसे ही वो रिकॉग्नाइज हो जाएगी there are some legal effects, certain rights and certain duties are evolved, ठीक है, जिसका कुछ ना कुछ constitutive nature होगा, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक चीज़ें आप लोगों को क्लियर हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, टाइप्स ऑफ रिकॉग्निशन, express recognition and implied recognition, de facto recognition and de jure recognition. These are the four types of recognition. Express recognition is when an existing state recognizes the new state by a notification or declaration announcing the intention of recognition. देखिए express recognition mean जब पहले से एग्जिस्टिंग स्टेट कोई ना कोई नोटिफिकेशन के ज़रिए, कोई डिक्लेरेशन के ज़रिए या अनाउंसमेंट के ज़रिए, ठीक है, ठीक, कोई सपोज करिए कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, या सारी इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ एक जगह पे कोई भी पर्टिकुलर डिस्कशन के लिए, वहाँ पे वो एग्जिस्टिंग स्टेट अनाउंस कर रही है, डिक्लेयर कर रही है कि हम उस पर्टिकुलर स्टेट को एज अ न्यू स्टेट, एज अ न्यू एंटिटी कंसिडर कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, ठीक है। वो क्या है, वो एक्सप्रेस रिकॉग्निशन है, जब एक एग्जिस्टिंग स्टेट एक्सप्रेसली डिक्लेयर करती है, ठीक है, कि हम जो नई स्टेट है, जो नई एंटिटी बनी है, उसको एज अ स्टेट कंसिडर कर रहे हैं, एज अ रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। Implied recognition, the result from any act which implies the intention of recognizing a new state. एक्सप्रेस में तो आप एक्सप्रेस कर रहे हो अपनी इंटेंशन को, इम्प्लाइड में क्या कर रहे हो, आपकी इंटेंशन इम्प्लाइड हो रही है, आप कुछ ऐसा एक्ट कर रहे हो जिस एक्ट से लग रहा है कि आपने उस पर्टिकुलर स्टेट को रिकॉग्नाइज कर लिया है, ठीक है। जैसे हम देखते हैं, ठीक है, कि अगर एक पर्टिकुलर स्टेट दूसरी स्टेट को डिक्लेयर करके, अनाउंस करके नहीं रिकॉग्नाइज कर रही है, तो जनरली अगर वो उसके साथ रिलेशन डेवलप कर रही है, ठीक है, ट्रेडिंग का रिलेशन डेवलप कर रही है, फॉरेन अफेयर का रिलेशन डेवलप कर रही है, डिप्लोमेटिक रिलेशन डेवलप कर रही है, ठीक है, डिप्लोमेटिक जो भी डिप्लोमेट्स वहाँ उस स्टेट से एग्जिस्टिंग स्टेट में पहले से प्रीवियस एग्जिस्टिंग स्टेट में आ रहे हैं, उनको इम्यूनिटीज़ ग्रांट कर रही है, तो ये क्या है, ये सारे इम्प्लाइज हैं, ठीक है, कि उसने उस पर्टिकुलर स्टेट, उस पर्टिकुलर एंटिटी को स्टेट रिकॉग्नाइज कर लिया है इम्प्लाइडली, ठीक है, बाय थ्रू हिज एक्ट, उसके एक्ट के थ्रू। When a state enter into bilateral treaty or establishes diplomatic relation with a recognized state, it may be inferred that the former state has granted recognition to the later. ठीक है, या तो आप बायलेटरल ट्रीटी, ठीक है, आप कोई भी ट्रीटी कर रहे हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी आपके रिलेशन के रिगार्डिंग या डिप्लोमेटिक रिलेशन आप बना रहे हो, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये इम्प्लाइडली कंसिडर कर रहा है कि आपने रिकॉग्निशन दे दी है। द एग्जिस्टिंग स्टेट में रिकॉग्नाइज अ न्यू स्टेट कलेक्टिवली, देखिए कलेक्टिव रिकॉग्निशन भी होती है, ठीक है, जिसमें अगर आप इंडिपेंडेंटली, मतलब एक स्टेट दूसरी स्टेट को इंडिपेंडेंटली अगर नहीं रिकॉग्नाइज कर रहा है एक्सप्रेस या इम्प्लाइडली, एक कलेक्टिव रिकॉग्निशन भी होती है। सपोज करिए एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई जिसमें डिफरेंट स्टेट्स को इन्विटेशन किया, ठीक है, कि इन सारी स्टेट को पार्टिसिपेट करना है, और जो न्यू एग्जिस्टिंग एंटिटी थी, ठीक है, जो न्यू एंटिटी अभी बनी है, ठीक है, उसको भी इन्विटेशन गया, ठीक है,
और जब बायलेटरल ट्रीटीज़ हुई, मल्टीलेटरल ट्रीटीज़ हुई, तो उसको भी इंक्लूड किया गया। तो ये सारा क्या है, इसका मतलब है कि जो भी जितने भी लोग कॉन्फ्रेंस उसमें थे, जिन्होंने भी उस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस में या जो भी बायलेटरल या मल्टीलेटरल ट्रीटी निकली है उसमें सिग्नेचर किए हैं, उन्होंने इम्प्लाइडली कलेक्टिव रिकॉग्निशन करी है। ठीक है, it occur when an unrecognized state participate in a multilateral conferences. The other participants of parties are regarded to have recognized the new state if the intention has been indicated. And वो intention कैसे indicate होगी? By signature, by signing the multilateral conference या multilateral treaty. यहाँ तक चीज़ें clear हैं? अब हम बात करते हैं de facto recognition की. De facto recognition, it means that in the opinion of the recognizing state, provisionally and temporarily recognition be given to other state with all due reservation for the future when fulfill the requirement laid down in the national law for effective participation. It may be made independent to condition which the new state has to comply. If it fail to do so, the recognition may be withdrawn. देखिए अब दो चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, एक है डी फैक्टो रिकॉग्निशन, एक है डी ज्यूरी रिकॉग्निशन। ठीक है, डी फैक्टो रिकॉग्निशन कहता है जब भी एक न्यू एंटिटी इवॉल्व होती है, एक नई एंटिटी बनती है, तो एग्जिस्टिंग स्टेट जनरली क्या करता है, उस पर्टिकुलर स्टेट को डी फैक्टो रिकॉग्निशन देता है। डी फैक्टो रिकॉग्निशन देने का मतलब होता है जब आप टेम्पररी रिकॉग्निशन दे रहे हो। ठीक है, आपके कहने का मतलब है कि आपने कोई कंडीशन लगाई है कि ये कंडीशन जब तक फुलफिल नहीं होगी मैं आपको डी ज्यूरी मतलब फुल रिकॉग्निशन, ठीक है, फुल रिकॉग्निशन नहीं दे सकते जब तक आप ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर सकते, हम आपको डी फैक्टो रिकॉग्निशन देंगे। ठीक है, डी फैक्टो रिकॉग्निशन का मतलब वो प्रोविजनल रिकॉग्निशन होगी, टेम्पररली होगी, वो सर्टेन कंडीशंस पे बेस्ड होगी, और अगर वो सर्टेन कंडीशंस आपने उस पर्टिकुलर स्टेट ने फुलफिल नहीं की तो वो रिकॉग्निशन विड्रॉ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये रिकॉग्निशन क्या है, ये रिकॉग्निशन डिपेंड होती है। ठीक है, इसके लिए वो बहुत सारी अदर कंडीशंस रहती हैं। ठीक है, वो स्टेट टू स्टेट डिफर करती हैं। ठीक, जनरली ऐसा भी होता है जैसे 4 एट्रीब्यूट्स हैं, 4 एट्रीब्यूट्स फुलफिल करने होते हैं। ठीक, उस 4 एट्रीब्यूट्स में से कोई भी एक एट्रीब्यूट्स अभी प्रोसेस में है फुलफिलमेंट के। ठीक है, तो अदर स्टेट हो सकता है कि पहले उसे डी फैक्टो रिकॉग्निशन दे दे, लेकिन वो ये कंडीशन लगाए कि अगर ये आपने ये कंडीशन फुलफिल नहीं की अप टू दैट टाइम तो हम ये रिकॉग्निशन को विड्रॉ कर देंगे। ये डी फैक्टो रिकॉग्निशन होती है। जबकि डी ज्यूरी रिकॉग्निशन फुल रिकॉग्निशन होती है। ठीक है, इसमें कोई कंडीशन नहीं होता है, कोई भी फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स के लिए नहीं होता है, कोई रिजर्वेशन नहीं होता है फ्यूचर के लिए। ठीक है, ये फुलेस्ट काइंड ऑफ रिकॉग्निशन होती है जब कोई भी स्टेट को लगता है कि उसने सारे एट्रीब्यूट्स अपने फुलफिल कर लिए हैं, वो एक नई एंटिटी के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है एज अ राइट्स देने के लिए, ड्यूटीज़ के लिए, तो उसको अदर स्टेट डी ज्यूरी रिकॉग्निशन देती हैं। यहाँ तक क्लियर है। व्हेन अ न्यू स्टेट इज फॉर्म थ्रू रिवॉल्व रिकॉग्निशन में बी ग्रांटेड आफ्टर ग्रांटिंग द डी फैक्टो रिकॉग्निशन। ठीक है, अगर रिवॉल्यूशन के थ्रू अगर नई स्टेट बनी है, रिवोल्ट हुआ था, ठीक है, तो न्यू स्टेट अगर रिवॉल्ट के थ्रू फॉर्म हुई है, ठीक है, एक स्टेट के डिसइंटीग्रेशन से फॉर्म हुई है, तो बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि अदर स्टेट्स उस पर्टिकुलर स्टेट को डी फैक्टो रिकॉग्निशन पहले देती है, डी ज्यूरी नहीं देती है स्टार्टिंग में, क्योंकि कुछ भी कंडीशन हो सकती है, क्या पता ऐसा हो कि वो दोबारा से मर्ज हो जाए उसी पर्टिकुलर स्टेट में जहाँ से वो डिसइंटीग्रेट हुई है। ठीक है, या क्या पता वहाँ के जो लोग हैं वो फिर से रिवोल्ट कर दे और वापस आ जाए उस पर्टिकुलर स्टेट में, प्रीवियस एग्जिस्टिंग स्टेट में। ठीक है, कुछ भी कंडीशंस के थ्रू जब तक अदर स्टेट्स को ये नहीं लगता कि नहीं ये अब फुल्ली गवर्न हो सकती है अपने आप से, ठीक है, ये खुद से सोवरेन हो सकती है या है, तब तक वो डी फैक्टो रिकॉग्निशन देते हैं। फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश विद डी फैक्टो रिकॉग्नाइजिंग स्टेट। ठीक है, फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं डेवलप होता है डी फैक्टो रिकॉग्निशन में। अगर कोई एक स्टेट दूसरी स्टेट को डी फैक्टो रिकॉग्निशन देता है, ठीक है, तो वो डिप्लोमेटिक रिलेशन उतने फुलेस्ट सेंस में नहीं इस्टेब्लिश होते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इट मीन्स डी ज्यूरी रिकॉग्निशन की जब हम बात करते हैं, द स्टेट और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड फॉर्मली फुलफिल द रिक्वायरमेंट लेट डाउन द नेशनल लॉ
फॉर इफेक्टिव पार्टिसिपेशन। ठीक है, जैसे ही जो इंटरनेशनल लॉ में जो भी रिक्वायरमेंट्स है अगर वो फुलफिल हो गई हैं तो डी ज्यूरी रिकॉग्निशन दे दी जाती है, और ये फुलेस्ट काइंड ऑफ रिकॉग्निशन होती है। ठीक है, इसमें कोई भी डेफिनेटिव बेसिस या कोई भी प्रोविजनली या टेम्परेरी पीरियड ये सब नहीं होता है। इट इज़ फाइनल एंड वंस इट कैन नॉट बी विदड्रॉ, और ये एक बार अगर दे दी गई ये विदड्रॉ नहीं होती है। ठीक है, जबकि डी फैक्टो विदड्रॉ होती है अगर आपने वो कंडीशंस को फुलफिल नहीं किया। When a new state comes into existence peacefully and constitutionally, de jure recognition may be granted directly. The representative of de jure recognized state are granted such immunities. इसका मतलब देखिए, अगर कोई भी नई स्टेट एग्जिस्टेंस में आती है, पीसफुली एग्जिस्टेंस में आती है, कॉन्स्टिट्यूशनली एग्जिस्टेंस में आती है, तो जनरली डायरेक्ट डी ज्यूरी रिकॉग्निशन भी दे दी जाती है। ठीक है, और डायरेक्टली डी ज्यूरी रिकॉग्निशन देने का मतलब कि आप सर्टेन डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज़ या उस पर्टिकुलर स्टेट को सर्टेन इम्यूनिटीज़ भी दे रहे हैं जो उसके रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे एग्जिस्टिंग स्टेट में। ठीक है, डी फैक्टो में क्या था, डी फैक्टो में जनरली देखो, अगर मैं एग्जाम्पल के थ्रू बात करूं, अगर एक कंट्री है ए, ठीक है, कोई स्टेट है, ठीक है, जिस स्टेट के खुद से रिवोल्ट होकर के डिसइंटीग्रेट होकर के एक नई स्टेट बनी है। ठीक है, तो अदर स्टेट क्या करती है, पहले उस न्यू एग्जिस्टिंग डिसइंटीग्रेटेड स्टेट को डी फैक्टो रिकॉग्निशन देती है। ठीक है, और देखती है कि क्या कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक कि वो कितना इफेक्टिव पार्टिसिपेशन कर रही है, कितना इफेक्टिव उस पर्टिकुलर स्टेट का काम है। ठीक है, अगर उस अदर स्टेट्स को लगता है नहीं ये इफेक्टिव है और सारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रही है, तो वो उसे डी ज्यूरी रिकॉग्निशन दे देती है। ठीक है, लेकिन अगर कहीं पे पीसफुली एक नई स्टेट बनी है, कॉन्स्टिट्यूशनली बनी है, तो वहाँ पे डायरेक्ट डी ज्यूरी रिकॉग्निशन भी दे दी जाती है। और डी ज्यूरी रिकॉग्निशन में क्या होता है, इम्यूनिटीज़ जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो स्ट्रॉन्ग बनाए जाते हैं, फुलेस्ट सेंस में बनाए जाते हैं। रिकॉग्निशन डी फैक्टो एज वेल एज डी ज्यूरी हैज़ रेट्रोएक्टिव इफेक्ट। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने पहले भी कहा था कि जो रिकॉग्निशन है हैज़ एन रेट्रोएक्टिव इफेक्ट। ठीक है, और डी ज्यूरी और डी फैक्टो रिकॉग्निशन इनका भी क्या है, रेट्रोएक्टिव इफेक्ट है। रेट्रोएक्टिव इफेक्ट का मतलब होता है all the act of newly recognized state are treated valid dating back to the commencement of the activities of the authority thus recognized। इसका मतलब है रेट्रोएक्टिव। ठीक है, रिकॉग्निशन हैज़ अ रेट्रोएक्टिव इफेक्ट। ठीक है, कि जो भी एक्ट है, ऑल द एक्ट्स, जैसे आज एक पर्टिकुलर स्टेट ने दूसरी स्टेट को रिकॉग्नाइज किया, ठीक है, तो जो भी एक्ट थे न्यूली रिकॉग्नाइजिंग स्टेट के वो वैलिड होंगे, ट्रीट किए जाएंगे वैलिड, डेट बैक टू द कमिटमेंट ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द अथॉरिटी दस रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, उस डेट से माने जाएंगे। देखो, आज अगर रिकॉग्नाइज किया है, ठीक है, तो क्या माना जाएगा कि आज से जो भी बैक टू द कमिटमेंट ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द अथॉरिटी दस रिकॉग्नाइज, जब से वो एग्जिस्टिंग स्टेट बनी है तब से जितने भी उसके एक्ट्स हैं, जितनी भी उसकी एक्टिविटीज़ है, ठीक है, उसको क्या माना जाएगा, उसको रिकॉग्नाइज्ड माना जाएगा। ठीक है, बाय अदर स्टेट। सपोज करिए आज की डेट में अगर कोई अदर स्टेट एक स्टेट को रिकॉग्निशन या रिकॉग्नाइज करती है, ठीक है, तो रेट्रोएक्टिव इफेक्ट से इसका मतलब ये नहीं होगा कि आज की डेट से अब जो भी वो एक्टिविटीज़ करे वो ही सिर्फ एक्सेप्टेड है बाय अदर स्टेट। नहीं, जो बैक टू द कमिटमेंट, जब से वो स्टेट एज अ स्टेट की तरह से स्टेब्लिशमेंट में आई है, तब से जो भी एक्टिविटीज़ वो कर रही है वो सारे के सारे रिकॉग्नाइज माने जाएंगे बाय द अदर स्टेट। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि जब एक स्टेट दूसरी स्टेट को रिकॉग्निशन देती है तो वो रेट्रोएक्टिव है, बैक टू द कमिटमेंट से माना जाता है, जब से वो पर्टिकुलर न्यू स्टेट स्टेब्लिशमेंट में आई है, तब से नहीं जब से वो रिकॉग्नाइज की गई है। ठीक है, इसलिए क्यों, ठीक है, ये क्यों होता है, क्योंकि अगर आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो इसका मतलब है कि आप जो पहले अगर उसने कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया है तो जनरली वो अदर स्टेट उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगी। ठीक है, however in those cases where a state is granted de facto and de facto initially and de jure later on, the effect of recognition start from the date of de facto recognition. It may be regarded as a prima facie rule. लेकिन अगर ऐसा हुआ है, सपोज करिए कि पहले de facto recognition दी गई एक स्टेट को, देन उस स्टेट को de jure recognition दी गई, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर स्टेट के रिगार्डिंग जिसने de facto और de jure recognition दी है,
उसके रिगार्डिंग जो इफेक्ट में आएगा रिकॉग्निशन का डेट, वो डी फैक्टो रिकॉग्निशन से आएगा, ठीक है, नहीं वहाँ से नहीं आएगा जहाँ से कमिटमेंट ऑफ द पर्टिकुलर एंटिटी वो स्टेट कंसिडर की गई, वो कहाँ से आएगा, डी फैक्टो रिकॉग्निशन से आएगा, ठीक है। जब जहाँ से डी फैक्टो रिकॉग्निशन दी गई वहाँ से एग्जिस्टेंस में आएगा उसका रिकॉग्निशन, ठीक है। अगर पहले डी फैक्टो और फिर डी जूरी दी गई है, लेकिन अगर डायरेक्ट डी जूरी रिकॉग्निशन दी गई है तो जहाँ से वो पर्टिकुलर एंटिटी कमिटमेंट में आई थी एज अ न्यू एंटिटी, वहाँ से उसकी सारी एक्टिविटी को ही एक्सेप्टेंस या रिकॉग्नाइज्ड माना जाएगा, और यही प्राइमा फेशिया रूल है इंटरनेशनल लॉ का, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे द एक्ट ऑफ रिकॉग्निशन, ठीक है। सम राइटर्स के अकॉर्डिंग जो एक्ट है रिकॉग्निशन का, जो एक स्टेट दूसरी स्टेट को रिकॉग्निशन देती है, वो एक मेरली पॉलिटिकल एक्ट है, ठीक है। वो दोनों स्टेट की डिप्लोमेटिक रिलेशन पॉलिसीज़ पे डिपेंड करता है, वो डिस्क्रिशन है, ठीक है। सम राइटर्स के अकॉर्डिंग नहीं, जो एक्ट है रिकॉग्निशन का वो एक लीगल एक्ट है, और ये उस अनदर स्टेट जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं उनकी ड्यूटी होनी चाहिए कि वो अदर जो नई एंटिटी या नई स्टेट क्रिएट हुई है उसको रिकॉग्निशन या उसको रिकॉग्नाइज करे और एक स्टेट का स्टेटस दे अंडर इंटरनेशनल लॉ, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फैकल्टेटिव थ्योरी ऑफ रिकॉग्निशन एक पॉलिटिकल डिस्क्रिशनरी एक्ट है। फर्स्ट थिंग, इट इज़ डिटरमाइंड बाय द रीजन ऑफ एक्सपीडियंसी एंड हाई स्टेट पॉलिसी, ठीक है। देखिए, फैकल्टेटिव थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या जो रिकॉग्निशन है वो एक पॉलिटिकल एक्ट है, ठीक है। वो एक डिस्क्रिशनरी एक्ट है, एक स्टेट अगर दूसरी स्टेट को रिकॉग्नाइज कर रहा है या नहीं कर रहा है वो उसका पॉलिटिकल मैटर है और डिस्क्रिशन है, और ये सारा का सारा किस पे डिपेंड करता है, वो उन दोनों स्टेट की डिप्लोमेटिक रिलेशन पे, उनकी हाई स्टेट पॉलिसीज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है। एक स्टेट दूसरी स्टेट को रिकॉग्नाइज करेगा या नहीं करेगा वो उस स्टेट के अदर स्टेट्स के साथ के रिलेशन पे भी डिपेंड करता है, और उस स्टेट के और जो नया स्टेट है उसकी पॉलिसीज़ पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। अगर नई स्टेट की पॉलिसीज़ ऐसी हैं जो उस पर्टिकुलर स्टेट की पॉलिसीज़ पे इफ़ेक्ट करेंगी या अगेंस्ट है, तो वो पर्टिकुलर स्टेट उस अनदर स्टेट को नहीं रिकॉग्नाइज करता है, वो उनका पॉलिटिकल मैटर है अकॉर्डिंग टू फैकल्टेटिव थ्योरी। A.V. लेविंटन ने बोला कि रिकॉग्निशन कॉन्स्टिट्यूट द वीकेस्ट लिंक इन द इंटरनेशनल लॉ। जो रिकॉग्निशन जो टॉपिक है ना, ये जो रिकॉग्निशन का जो एक्ट है, ये सबसे वीकेस्ट लिंक है इंटरनेशनल लॉ के अंदर, क्योंकि ये दूसरी स्टेट के डिस्क्रिशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। इन प्रैक्टिस इंडिया ऑल्सो कंसिडर रिकॉग्निशन एज अ पॉलिटिकल एंड डिस्क्रिशनरी एक्ट। अगर हम पर्टिकुलरली इंडिया की बात करें तो इंडिया भी रिकॉग्निशन को एक पॉलिटिकल और डिस्क्रिशनरी एक्ट ही कंसिडर करता है। द प्रैक्टिस ऑफ स्टेट शो क्लियरली दैट द एक्ट ऑफ रिकॉग्निशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड स्ट्रैटेजिक कंसिडरेशन, ठीक है। इंडिया भी क्या है, इंडिया भी इन्फ्लुएंस है किससे, कि जो रिकॉग्निशन एक्ट है रिकॉग्निशन का वो पॉलिटिकल है, और वो किससे इन्फ्लुएंस्ड रहता है हमेशा, कि हमारे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक कंसिडरेशन से, हमारी पॉलिसी से, इकोनॉमिक पॉलिसीज़, पॉलिटिकल पॉलिसीज़ से ही हमेशा इन्फ्लुएंस रहेगा कि इस पर्टिकुलर स्टेट को रिकॉग्निशन देना है या नहीं देना है। Stark lays down that at the time of granting recognition, state generally make sure that the state to be recognized at least possesses the requisite the legal qualification. To his degree, state do treat recognizing as legal act. देखिए, लेकिन स्टार्क के अकॉर्डिंग क्या है, स्टार्क के अकॉर्डिंग जो रिकॉग्निशन है वो एक लीगल एक्ट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि लीगल क्वालिफिकेशंस हैं। अगर एक स्टेट, ठीक है, जनरली ये सिर्फ ये मेक श्योर करे कि एक अनदर स्टेट ने सारी रिक्वायरमेंट्स को पोजेस करा है स्टेटहुड की, ठीक है, तो वो क्या है, वो लीगल क्वालिफिकेशन को उन्होंने रिक्विसाइट पोजेस किया है, तो वो स्टेट ट्रीट रिकॉग्नाइजेशन एज लीगल एक्ट, ठीक है। वो स्टेट उसे रिकॉग्नाइजेशन को अदर स्टेट की लीगल एक्ट कंसिडर करते हैं, ठीक है। जो सिर्फ, देखिए, दो तरीके के स्टेट हैं। एक स्टेट जो अपने पॉलिटिकल, इकोनॉमिक या अदर पॉलिसीज़ को देख करके दूसरी स्टेट को रिकॉग्नाइज करते हैं, वो पॉलिटिकल रिकॉग्निशन के अंदर आता है, कि वो जो एक्ट है उस रिकॉग्निशन का वो पॉलिटिकली या डिस्क्रिशनरी है। दूसरे जो स्टेट्स होते हैं वो ये देखते हैं कि क्या उस पर्टिकुलर स्टेट ने सारी लीगल क्वालिफिकेशन जो इंटरनेशनल लॉ के अंदर है वो पोजेस कर ली है। अगर पोजेस कर ली है तो वो उसे रिकॉग्निशन दे देते हैं, वो लीगल रिकॉग्निशन माना जाता है, मतलब वो वो रिकॉग्निशन का जो एक्ट है वो लीगल माना जाता है, ठीक है। वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं माना जाता है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है।
प्रेजेंटली एडमिशन इनटू यूएन अमाउंट टू अ सर्टिफिकेट ऑफ स्टेटहुड। प्रेजेंटली अगर हम आज के सिचुएशन की बात करें, या जब से यूएन जो यूनाइटेड नेशन है वो डेवलप कर रहा है, तब से हमें बात करते हैं कलेक्टिव रिकॉग्निशन की। ठीक है, जैसे ही आपने यूएन में आप एडमिशन हो गए एज अ न्यू स्टेट, वैसे ही आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाता है एज अ स्टेटहुड बाय कलेक्टिव रिकॉग्निशन। हाउएवर द एक्ट ऑफ रिकॉग्निशन is the free will of each state. Even in the case of recognition of United Nations, the state which do not vote in favor are not deemed to have recognized a new state. Generally, UN यूनाइटेड नेशन में, ये हम आगे पढ़ेंगे यूनाइटेड नेशन प्रॉपरली, यूनाइटेड नेशन में जनरल असेंबली में अगर उस पर्टिकुलर स्टेट को एडमिट कर लिया एज अ स्टेट, ठीक है, और कोई भी, और उस पर्टिकुलर स्टेट के अगेंस्ट या उस पर्टिकुलर स्टेट के रिकॉग्निशन के रिगार्डिंग वोटिंग हुई, ठीक है, तो वोटिंग में मेजॉरिटी से वो स्टेट, उस पर्टिकुलर एंटिटी को स्टेट कंसिडर किया गया। लेकिन जो स्टेट ने यूएन में उसको वोट नहीं करे इन फेवर, तो ये नहीं होगा कि उस पर्टिकुलर स्टेट के अगेंस्ट भी वो एंटिटी स्टेट है। ठीक है, अभी भी वो उस माना जाएगा कि जिसने वोट नहीं दिए हैं उसने रिकॉग्नाइज नहीं किया है उस नई एंटिटी को। ठीक है, चाहे क्यों ना यूनाइटेड नेशन में कलेक्टिव रिकॉग्निशन के थ्रू वो एंटिटी एज अ इंटरनेशनल स्टेट हो गई है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं आई थिंक। नॉन रिकॉग्निशन डज नॉट मीन दैट एंटिटी डज नॉट क्वालिफाई फॉर स्टेटहुड। देखिए, ये समझिए कि नॉन रिकॉग्निशन, अगर कोई एक स्टेट दूसरी स्टेट को रिकॉग्नाइज नहीं करती है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो एंटिटी स्टेट नहीं है या स्टेटहुड के लिए क्वालिफाइड नहीं है। Recognition should however be granted because it has important legal consequences. ठीक है, the recognized state acquires certain right, privileges and immunities under national law as well as municipal law. देखिए, हम बात करते हैं कि रिकॉग्निशन जो है एक स्टेट दूसरी स्टेट को रिकॉग्नाइज करती है। अगर नहीं करती है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो अदर स्टेट जो है वो स्टेट है ही नहीं, या उसके पास वो क्वालिफाई नहीं है फॉर स्टेटहुड या इंटरनेशनल कम्युनिटी का पार्ट होने के लिए वो क्वालिफाई नहीं है। आप उसे सिर्फ एक या सपोज करिए एक कंट्री ने उसे रिकॉग्निशन नहीं दिया, लेकिन अदर कंट्रीज ने उसे रिकॉग्निशन दिया है। ठीक है, तो आपके अगेंस्ट उस कंट्री के जिसने रिकॉग्निशन नहीं दिया है उसके अगेंस्ट उसके सर्टेन राइट्स एंड ड्यूटीज़ नहीं हो सकते, पर अदर स्टेट्स के अगेंस्ट उसके सर्टेन राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं। और रिकॉग्निशन ग्रांट करना ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, उसके कुछ सर्टेन लीगल कंसिक्वेंसेज हैं। ठीक है, अगर एक स्टेट दूसरे स्टेट को रिकॉग्नाइज करती है, इसका मतलब है कि वो स्टेट के भी सर्टेन राइट्स हैं। ठीक है, वो दोनों स्टेट के सर्टेन लीगल राइट्स, ड्यूटीज़, प्रिविलेजेस, इम्यूनिटीज़ हैं एक दूसरे स्टेट के ऊपर, इंटरनेशनल लॉ में भी और म्यूनिसिपल लॉ में भी। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। द टिपिकल एक्ट ऑफ रिकॉग्निशन हैज़ टू लीगल फंक्शन, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट लीगल फंक्शन है। फर्स्ट, द डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेटहुड इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ। Secondly, the act of recognition is a condition of the establishment of formal, optional या bilateral relation, including diplomatic relation and conclusion of treaty. ठीक है, देखिए, दो लीगल फंक्शंस ये हैं कि अगर एक पर्टिकुलर स्टेट को रिकॉग्नाइज कर दिया जाता है, डिटरमाइन कर दिया जाता है एज अ स्टेटहुड, तो क्वेश्चन ऑफ लॉ पे बात आती है। ठीक है, सर्टेन राइट्स, सर्टेन उन जो अदर स्टेट है इसको रिकॉग्नाइज किया गया, ठीक है, उसके सर्टेन राइट्स क्रिएट हो जाएंगे अदर स्टेट जिसने रिकॉग्नाइज किया है उसके म्यूनिसिपल कोर्ट में या म्यूनिसिपल लॉ के अंदर भी। ठीक है, और जो एक्ट ऑफ रिकॉग्निशन है इस कंडीशनल टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फॉर्मल, ऑप्शनल एंड बायलैटरल रिलेशन इंक्लूडिंग डिप्लोमेटिक रिलेशन। ठीक है, और क्या होगा, और जब भी, और जो उन दोनों के बीच में बायलैटरल ट्रीटीज़ होंगी, ठीक है, या कोई भी कॉन्फ्रेंस होगी या जो भी रिलेशन वो दोनों इस्टेब्लिश करेंगे, वो भी एज अ लीगल फंक्शन या एज अ, वो भी क्या माना जाएगा, वो भी उन दोनों स्टेट के बीच में एज अ रिलेशन कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो ये दो लीगल फंक्शन हैं। ठीक, कि हम क्यों रिकॉग्निशन देते हैं, ठीक, सर्टेन राइट्स एंड ड्यूटीज़ और इम्यूनिटीज़ ग्रांट करने के लिए एक दूसरे स्टेट के अगेंस्ट। ठीक है, और जब भी हम बायलैटरल या कोई भी ट्रीटी करें, कोई अपने फॉरेन रिलेशन को डेवलप करें, तो उसके कंक्लूजन के लिए। यहाँ तक क्लियर हैं चीज़ें। नेक्स्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट और लास्ट टॉपिक रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट का, इज रिकॉग्निशन अ ड्यूटी ऑफ अ स्टेट। हमने पहले क्या देखा था कि सर्टेन राइटर्स ये बोलते हैं कि जो रिकॉग्निशन है वो एक पॉलिटिकल एक्ट है। ठीक है, तो ड्यूटी की तो बात ही नहीं है। इंडिया भी ये एक्सेप्ट करता है कि रिकॉग्निशन एक पॉलिटिकल एक्ट है। वेदर स्टेट हैज़ अ ड्यूटी टू रिकॉग्नाइज अ न्यू स्टेट इज़ अ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन। अब ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है।
Some writers also view कि existing state have a duty to recognized because a new state cannot have legal right and duties under international law. ठीक है, कुछ राइटर्स का ये मानना है कि जब तक दूसरी स्टेट उस पर्टिकुलर स्टेट को रिकॉग्नाइज नहीं करेगी तो इंटरनेशनल लॉ में उसके सर्टेन राइट्स और ड्यूटीज़ नहीं मिलेंगे उसे, उस स्टेट को जो नया नया बना है. लेकिन अनदर व्यू ये है कि रिकॉग्निशन इज प्रिसाइसली अ लीगल मीन्स ऑफ क्रिएटिंग न्यू इंटरनेशनल पर्सन एंड मस्ट बी कैरिड आउट बाय कलेक्टिव मीन्स, दैट इज बाय यूनाइटेड नेशन रेदर देन डिसीजन ऑफ मैनी इंडिविजुअल स्टेट. अदर व्यू ये है, देखो दोनों ही व्यू में ये तो है कि रिकॉग्निशन देना है. एक व्यू ये कहता है कि देना बहुत ज़रूरी है, ये एक ड्यूटी होनी चाहिए हर स्टेट की कि वो दूसरी स्टेट को रिकॉग्नाइज करे, क्योंकि जब तक वो नहीं करेगा तो इंटरनेशनल लॉ में उस नई स्टेट के कोई भी राइट्स और ड्यूटीज़ नहीं इवॉल्व हो पाएंगे. फर्स्ट व्यू. सेकंड व्यू ये है कि जो आप रिकॉग्निशन दे रहे हो वो इंडिपेंडेंट स्टेट ना दिए जाएं, पर जबकि वो एक कलेक्टिव दी जाए, जो रिकॉग्निशन है वो कलेक्टिव दी जाए, जैसे कि यूनाइटेड नेशन में. ठीक है, यूनाइटेड नेशन जो जनरल असेंबली है वो एक डिसीजन ले और कलेक्टिव रिकॉग्निशन दी जाए. ये स्टेट टू स्टेट डिफर जो हो रहा है रिकॉग्निशन का कि एक स्टेट ने दिया है दूसरी स्टेट ने नहीं दिया, ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है. ठीक है, इसलिए कलेक्टिव रिकॉग्निशन की दूसरा वो बात करता है. ठीक है, वो भी बात कर रहा है कि है तो ड्यूटी ही, लेकिन इंडिपेंडेंट स्टेट की ड्यूटी देने से अच्छा है आप एक कलेक्टिव ड्यूटी दे दी जाए. ठीक है, बट व्हेन रिकॉग्निशन इज व्यूड आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन द कंक्लूजन इज डिफरेंट. ठीक है, लेकिन जब हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन के प्रोविजंस के अंदर, जो चार्टर है यूनाइटेड नेशन का उसके जो भी प्रोविजन है उसके अंदर, तो हम ये देखेंगे कि जो ड्यूटी है रिकॉग्निशन की, क्या वो ड्यूटी है या नहीं है, वो एक अलग ही डिफरेंट ही कंक्लूजन निकल के आएगा. जैसे द पर्पज ऑफ यूनाइटेड नेशन इज़ टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशन अमंग नेशंस एंड टू अचीव इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन सॉल्विंग इंटरनेशनल प्रॉब्लम. ये दो पर्पस हैं यूनाइटेड नेशन के फॉर्म के. ठीक है, ये पर्पस है यूनाइटेड नेशन का कि डेवलप करे फ्रेंडली रिलेशन अमंग नेशंस, डिफरेंट नेशन के बीच में फ्रेंडली रिलेशन हो और इंटरनेशनल कोऑपरेशन अचीव करे अगर कोई भी इंटरनेशनल प्रॉब्लम हो रही है तो. इफ स्टेट डू नॉट ग्रांट रिकॉग्निशन टू अदर स्टेट द अवर पर्पस ऑफ यूनाइटेड नेशन इज डिफीटेड. ठीक है, देखो अगर यूनाइटेड नेशन का पर्पस ही ये है यूनाइटेड नेशन बनाने का कि सारी स्टेट में एक फ्रेंडली रिलेशन हो, सारी स्टेट एक कॉपरेशन में आए जब भी कोई इंटरनेशनल प्रॉब्लम हो, तो अगर एक स्टेट दूसरी स्टेट को रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगी, ठीक है, रिकॉग्निशन ग्रांट ही नहीं करेगी, तो जो यूनाइटेड नेशन का पर्पस है ना वो क्या है, फ्रेंडली रिलेशन तो डेवलप ही नहीं हो पाएगा, कॉपरेशन तो डेवलप ही नहीं हो पाएगा. तो therefore a state under a legal duty to recognize other state if a later possesses all the attributes of the statehood. ठीक है, तो इसलिए यूनाइटेड नेशन के पर्पस को फुलफिलमेंट करने के लिए हम ये मानते हैं कि ड्यूटी है अदर स्टेट की नई एंटिटी को स्टेट कंसिडर करे अगर वो सारे एट्रीब्यूट्स को फुलफिल करता है, चाहे आप डी फैक्टो के थ्रू आप उसे रिकॉग्नाइज करिए या डी जूरी के थ्रू रिकॉग्नाइज करिए, एक्सप्रेस के थ्रू रिकॉग्नाइज करिए या इम्प्लाइड के थ्रू रिकॉग्नाइज करिए, पर रिकॉग्निशन इज़ अ ड्यूटी. यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं. देखिए ये रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट का पूरा टॉपिक है. नेक्स्ट वीडियो में हम रिकॉग्निशन ऑफ गवर्नमेंट पे बात करेंगे. ठीक है, तो थैंक यू सो मच. नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं.